नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश की हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत समृद्ध प्रदेश है। देश का दिल तो ये है ही, और एमपी अजब है और एमपी गज़ब है, ये स्लोगन आप और हम खूब सुनते हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं वो बहुत चमकदार हैं। इसीलिए राष्ट्रीय फलक पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कार समय समय पर मध्य प्रदेश को मिलते हैं। और अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होने जा रही है, ऐसा लगता है कि उसकी थीम भी मध्य प्रदेश की इसी पर्यटन जो इनरिच टूरिज्म इनरिच एक जो थीम है उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। क्योंकि इसका जो आयोजन है वो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किया जा रहा है, जो शायद दुनिया में अपनी तरह का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, अपनी तरह का पहला एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक संस्थान है। और उसी से लगा राष्ट्रीय उद्यान है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो 5-6 किलोमीटर बाद एक सुंदर तालाब और पहाड़ों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो 5-6 बाघ भी टहलते हुए मिल जाते हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन ये शायद ये भी दुनिया की ऐसी अकेली जगह होगी कि जहां आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि आज की खास मुलाकात की थीम हमारी टूरिज्म के इर्द गिर्द है। और मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी जी हमारे साथ हैं। एक युवा और एंटरप्राइजिंग लीडर की उनकी छवि है, सहज हैं, सरल हैं और काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं। बहुत स्वागत करता हूं धर्मेंद्र जी आपका। धन्यवाद शरद जी। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। और अब आपकी तैयारी इन्वेस्टर्स मीट की चल रही है, थीम भी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं अभी मेन्यू भी देख रहा था तो बड़ी ज़बरदस्त उसमें अपने मिलेट्स के यानी मोटे अनाज के भी व्यंजन हैं, नाना प्रकार की चीज़ें हैं। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि टूरिज़्म विभाग को संभालने वाले मंत्री के तौर पर इतनी देश दुनिया से लोग आएंगे, सबका अट्रैक्शन रहेगा मानव संग्रहालय, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन को भी एक तरह से शोकेस करने की एक बड़ी अच्छी आपके पास तैयारी है। कैसे देखते हैं इसे? बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है जी इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं। जी और निश्चित रूप से ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है ये अपने आप में ऐतिहासिक होने वाली है। मानव संग्रहालय में हो रही, जैसे आपने बताया, तो मानव संग्रहालय में होने के कारण इसका पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व बढ़ जाता है। जी और कहीं ना कहीं इस समिट के माध्यम से जो निवेश प्राप्त हो रहा है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब से बने हैं तो वो मध्य प्रदेश में निवेश कैसे आए इस बात को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास सफल होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मध्य प्रदेश समृद्धि की ओर बढ़े, जी मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने। और मोदी जी ने जैसे कहा है कि 2047 तक हम इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में ला के खड़ा करेंगे, तो मध्य प्रदेश भी विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में खड़ा हो, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और हम सब लोग मंत्रिमंडल के सदस्य मिलकर एक टीम वर्क के रूप में इस प्रयास को अंजाम देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। नई पर्यटन नीति कैबिनेट में आई है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये फिर इस तरफ जोर देता है कि मध्य प्रदेश सरकार, उसके मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, उसके युवा मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी, सब मिलजुल कर मध्य प्रदेश को पर्यटन दुनिया के देश के पर्यटन नक्शे पर बहुत ताकत से उभारना चाहते हैं। तो क्या है, काफ़ी चीज़ें तो हमने सुनी हैं, लेकिन आपसे सुनना एक और ऑथेंटिक वर्जन होगा कि नई पर्यटन नीति पे किस पे जोर है और कैसे हम देश और दुनिया के पर्यटन नक्शे पे उभरेंगे। देखिए, नई पर्यटन नीति में पुरानी पर्यटन नीति की अपेक्षा बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें हमने सिंगल विंडो सुविधा भी देने का काम इस नई पर्यटन नीति में हम कर रहे हैं। पहले 30 प्रकार की अनुमतियां लगती थीं, उसको घटा के हमने 10 पे लेके आए हैं कि जो ज़रूरी अनुमतियां हैं वो ही मांगी जाएं। और इनको लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत भी हमने रखा है कि कोई भी चीज़ है वो समय सीमा के अंदर उसका निराकरण होना चाहिए। अनुमतियां पर्यटन से जुड़ा कोई व्यवसाय शुरू करने के संदर्भ में पर्यटन में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कई प्रकार की
अनुमतियां लगती हैं, जी, जी। कई प्रकार की एनओसी लगती है, कई प्रकार के। तो पहले ये 30 से भी कई ज़्यादा 100-150 लगती होंगी। 30 के लगभग हुआ करती थी, 30 अब के वो लगभग घटाकर हमने 10 कर दिया है। 10 कर दी, 30 से घटा के 10 कर हाँ, दिया। मतलब 10 अनुमतियां जो जरूरी हैं, मतलब व्यक्ति को ये प्रयास किया गया कि अनावश्यक रूप से परेशान ना किया कागजी जाए, कार्रवाई से मुक्त किया। और सिंगल विंडो कर दिया है ताकि एक जगह से वो सारी प्रोसेस हो जाए। और उसके साथ साथ जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हैं, 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं, अभी अपन 30 साल के लिए भूमि देते थे लीज पर, अब जो है वो उसको बढ़ा के 90 साल के लिए कर दिया गया है, ताकि जो इन्वेस्टर आता है वो श्योर रहे, उसको लंबा समय मिल पाए, है ना। क्योंकि इन्वेस्टर तब आता है जब उसको लगे कि, उसको ऐसा ना लगे कि भाई 30 साल बाद कुछ ऐसा हो जाए, तो इसके लिए उसको बढ़ा के 90 साल कर दिया है। बहुत सारे इसमें अपन ने प्रयास ऐसा किया है कि निवेशक आकर्षित हों, पर्यटन के क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ आए। तो मुझे लगता है कि नई पर्यटन नीति में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वरदान साबित होंगे। फिल्म सिटी की आपने बात की, क्योंकि भोपाल मैं देख रहा हूँ एक बहुत आकर्षक डेस्टिनेशन बना है शूटिंग्स के लिए। जितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, कई बड़ी सीरीज़, पंचायत की मैं बात करूँगा, सीहोर के पास एक गांव, उनका पेट गांव है जिसमें वो सेट बना के काम करते हैं। फिल्म सिटी की अगर हम बात करें, फिल्म सिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश अगर उस तरफ चला गया तो मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कैसे फिल्म सिटी के लिए क्या आप किस तरह की रूपरेखा लेकर आगे बढ़ रहे हैं? शरद जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो फिल्म पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। आज हर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में आके फिल्म की शूटिंग करना चाहता है। उसके लिए उसका कारण, कपिल शर्मा भी आए हुए हैं, अभी कपिल शर्मा जी भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, वो भी कुछ शूट करना वो चाहते भी हैं। यहाँ पर शूटिंग करना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये फिल्म पर्यटन के माध्यम से जो हम अनुदान देने का काम कर रहे हैं, 350 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है, और लापता लेडीज़ फिल्म तो ऑस्कर के लिए भी गई, है ना। स्त्री 2 अभी आई, वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मोस्ट अवार्ड भी मिला हुआ है, मोस्ट फ्रेंडली फिल्म के लिए, डेस्टिनेशन के लिए मोस्ट फ्रेंडली अवार्ड भी ये अपने यहाँ पर मिला हुआ है। तो फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म पर्यटन नीति अपन लेके आए हैं, जिसमें अभी केवल फीचर फिल्मों पर अनुदान देते थे, अब जो शॉर्ट फिल्में बनेंगी उन पर भी अनुदान देंगे, और भी कई प्रकार के जो चीज़ें छूट गई थी इसके अंतर्गत। तो कुल मिला के ये जो फिल्म पर्यटन नीति है, तो शॉर्ट फिल्में हैं, कुछ 2-3 प्रकार की बातें हैं इसमें जी, जिसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, टीवी सीरियल है, इन पर भी अनुदान देने की योजना बनाई गई है। पहले सिर्फ अपन फीचर फिल्म पर दिया करते थे, अब छोटी फिल्मों का भी जो निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि जो शूटिंग हो उसका 80% शूटिंग हमारे मध्य प्रदेश में होना चाहिए, और यहाँ के लोगों को उसमें रोल मिले, इसकी भी चिंता की गई है। हो सकता है लीड रोल भले ही कोई और करता रहे, लेकिन जो अन्य रोल है वो मध्य प्रदेश के लोगों को भी मिले, तो इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ किस तरह से क्या रणनीति है, उसके लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, धार्मिक पर्यटन, मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। जब से उज्जैन का महाकाल लोक का निर्माण हुआ तो कहीं ना कहीं फुटफॉल बढ़ी है। पिछले सत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश की धरती पर 11 करोड़ से भी ज़्यादा पर्यटक आए थे, जिसमें उज्जैन में 5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आए। अभी की बात करें तो इस वर्ष 13 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक, एक तो लोगों की रुचि का विषय भी है, तो धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। तो जैसे उज्जैन का महाकाल लोक बना था, तो उसी तर्ज पर महाकाल लोक बनने के बाद जिस प्रकार से फुटफॉल बढ़ा, तो उसी तर्ज पर सरकार ने तय किया कि महाकाल लोक की तर्ज पर और भी लोकों का निर्माण हम करेंगे। ओरछा में राम राजा लोक की बात हो,
शारदा में मैहर लोक की बात हो, सलकनपुर में देवी लोक की बात हो, तो कहीं ना कहीं ये लोकों के निर्माण का कार्य, मैं आपको बता दूं 20 से अधिक सांस्कृतिक और धार्मिक लोकों के निर्माण का कार्य मध्य प्रदेश में जारी है। बहुत सारी जगह पूरा हो गया है और आने वाले समय में जो जगह रह गई हैं तो वो वहाँ भी पूरा होने वाला है। अभी नर्मदा लोक जो नर्मदापुरम में नर्मदा लोक का भी हो रहा है। और अभी आप बात कर रहे थे राम वनगमन पथ की, भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े उन सारे स्थानों को चिन्हित करके अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस बात को लेकर निरंतर काम कर रही है। और डॉक्टर मोहन यादव जी का मानना है कि सबसे ज़्यादा चूँकि भगवान राम चित्रकूट में रुके, 11 वर्षों से भी अधिक का समय चित्रकूट में बिताया, तो चित्रकूट से ये राम वनगमन पथ का काम शुरू हुआ है। अमरकंटक में भी ये काम शुरू हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बजट उपलब्ध होता जाएगा तो इन सारे जो 13 स्थान चिन्हित किए गए उन स्थानों को पुष्पित करने का काम, पल्लवित करने का काम, उन स्थानों को रोड कनेक्टिविटी देने का काम, ये सारे काम सरकार करने वाली है। फिर कृष्ण पाथेय का भी कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं। तो कृष्ण पाथेय के कॉन्सेप्ट में ये है कि भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं की, जैसे संदीपनी आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और भी स्थान एक कमेटी बनाकर उनको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश राममय भी हो जाए, कृष्णमय भी हो जाए, और महाकाल लोक बनने के कारण शिवमय हो ही गया है। तो कुल मिला के धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश होगा। ये मेरे को निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की संभावनाएं बहुत उज्जवल हैं। और जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री और आपकी लीडरशिप में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत सराहनीय बात है। पर्यटकों से फीडबैक लेकर चीज़ों को और बेहतर करना तो पहली कड़ी होती है। एक पर्यटक के नाते या एक घुमंतू व्यक्ति के नाते मैं भी चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ है मेरे लिए टॉयलेट। मैं होटल के कमरे को पहले बाद में देखता हूँ, कहीं भी रुकने के लिए पहले मैं चेक करता हूँ टॉयलेट, फ्लश ठीक है, पानी आ रहा है नलों में ठीक से, सारी व्यवस्था, कोई और तो गड़बड़ी तो नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है जो मोदी जी का जोर है कि स्वच्छता, कि मैं किसी भी प्रॉपर्टी को जाऊँ वो भले ही साधारण लगे लेकिन चमकती हुई हो, साफ स्वच्छता हो। इस फीडबैक को लेकर आप किस तरह से चीज़ों को और बेहतर करने की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, निरंतर इस बात की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और अभी बैठक हुई थी जिसमें मैंने ये कहा कि ये फीडबैक भी हम लेते हैं। जो पर्यटक आता है, होटल में रुकता है, तो उसको फीडबैक वो अपनी एक वेबसाइट है उस पर अपना फीडबैक दे सकता है। अपना हाथ से लिख के वहाँ पर बॉक्स टंगे हुए हैं उसमें भी डाल सकता है। तो अभी मैंने ये किया कि ये फीडबैक अभी केवल हमारे पास तक आता है, लेकिन अभी मैंने जो बैठक ली मैंने उसमें कहा कि फीडबैक इंटरनेट पे भी आना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति सर्च करता है कि भैया हमको यहाँ जाना है, कौन सी होटल है, तो वो कहीं ना कहीं आजकल फीडबैक देख के आता है कि बहुत अच्छा अनुभव रहा, बिल्कुल ठीक है, रैंकिंग अच्छी रही, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और अधिकतर जो फीडबैक आए हैं एमपीटी के होटल्स के, वो अधिकतर पॉजिटिव फीडबैक है। तो मेरा कहना ये था कि इनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफार्म पर, जहाँ होटल की बुकिंग होती है, अपना एक प्लेटफार्म है जहाँ पे लोग होटल की बुकिंग करते हैं, तो उस होटल से संबंधित जो फीडबैक हैं वो उस वेबसाइट पे दर्ज होना चाहिए, ताकि वो अगर उस होटल का नाम डाले और फिर उसके बारे में फीडबैक जानना चाहे, क्योंकि आजकल आदमी नेट पे बैठ के सर्च करता है कि कौन सा होटल ठीक है, फिर वहाँ के गए लोगों का फीडबैक क्या रहा, फिर उसके आधार पर वो चुनाव करता है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है, स्वच्छता का तो ध्यान रखा ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एमपीटी जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर्यटकों को अच्छी सुविधा देने का काम कर रहा है। तो आने वाले समय में और अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। कुछ आपकी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कुछ हमने बीच में सुना था कि जो बहुत ही शानदार आपका होटल है अशोका, इसको आप कुछ निजी क्षेत्र को सौंपने के बारे में या केंद्र सरकार के साथ कुछ इसमें टाई अप कर रहे हैं, उसमें क्या वस्तु स्थिति क्या है?
जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और दूसरी बात जो प्रॉपर्टीज़ घाटे में चल रही हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित करके तय किया गया है कि उनको निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए ताकि वो प्रॉपर्टी ठीक से रन कर सके, है ना। और तो इस बारे में पूरा चिंतन मंथन चल रहा है, जल्दी ही उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये अहिल्याबाई जी का 300वां जन्म शताब्दी वर्ष है और दुर्गावती जी का 500वां जन्म शताब्दी वर्ष है। और ये दोनों वीरांगना और जिस तरह की ये अद्भुत व्यक्तित्व रही हैं, श्रद्धा का केंद्र है, इन्होंने नारी शक्ति का भी एक बड़ा अलग स्वरूप प्रस्तुत किया है। तो हम देख रहे हैं कि इसको लेकर भी पर्यटन, क्योंकि दुर्गावती जी बुंदेलखंड से आती हैं जहाँ से आप आते हैं, और मालवा का प्रतिनिधित्व करती रही हैं अहिल्याबाई जी। तो इन दोनों वीरांगना महिलाओं को किस तरह से केंद्र में रख के टूरिज़्म डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है, उसकी क्या योजना है? शरद जी, मैं आपको बता दूं कि अहिल्याबाई का 300वां जयंती वर्ष ये चल रहा है। तो अहिल्याबाई जी का बड़ा योगदान है। एक तो न्याय सुशासन के लिए अहिल्याबाई का नाम जाना जाता है, और जो धार्मिक स्थान हैं उनको भी, धार्मिक स्थानों को, बड़ी धार्मिक महिला थी, शिवभक्त थी। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर मुख्य धार्मिक स्थानों का जीर्णोद्धार करने का भी काम इन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं अहिल्याबाई के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। बहुत बड़ा योगदान उनका है शासन व्यवस्था चलाने में। एक महिला होकर इतनी अच्छी शासन व्यवस्था उन्होंने चलाई, न्याय व्यवस्था चलाई। तो अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती हम मना रहे हैं, तो उसमें तय किया है कि हर ज़िले स्तर पर एक कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर जी को लेकर एक कार्यक्रम संस्कृति विभाग के द्वारा हो जाए। रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती चल रही है, तो अभी आपने देखा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने रानी दुर्गावती जी के ऊपर एक कैबिनेट की, जो हमारे विधानसभा में की गई, कैबिनेट समर्पित की। और चूँकि सिंगौरगढ़ जो है, सिगरामपुर जो है, रानी दुर्गावती की एक समय राजधानी रहा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस राजधानी को चुनकर एक छोटे से गांव में कैबिनेट करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं रानी दुर्गावती जी का जो योगदान है, जिस प्रकार से उन्होंने अकबर से लोहा लेने का काम किया, तो कहीं ना कहीं रानी दुर्गावती के योगदान को देखते हुए, वीरांगना के योगदान को देखते हुए रानी दुर्गावती को भी लेकर सरकार निरंतर काम कर रही है। जबलपुर में बड़ा स्मारक उनके नाम पर बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दो वीरांगनाओं का जो 300वां और 500वां जन्म शताब्दी वर्ष है, इसको भी संस्कृति विभाग बड़े ज़ोर शोर से मनाने की तैयारी कर रहा है। होम स्टे की बात शुरू हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि बुटीक टूरिज़्म इसको कहा जाता रहा है। दुनिया में फ्रांस हो या फिर इटली हो, इन सब जगहों पर ये सब खूब है, क्योंकि कितने भी होटल्स हम खड़े करें, इतने नहीं कर सकते कि पर्यटक फ्लो आ रहा है तो हम उसको कैटर कर सकें। और घरों में रुकना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक अलग संस्कृति के दर्शन होते हैं। अभी आप ये जो इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, इसमें भी आपने ये इनवाइट किया है कि जो लोग चाहते हैं कि विदेशों से आने वाले या देश के अलग हिस्सों से आने वाले घरों में रुकने के लिए आप तैयार हैं, तो आपकी फैसिलिटीज़ और क्या चीज़ें हैं, तो ये इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि अमरकंटक है जैसे, वहाँ उतनी सुविधाएं अभी भी नहीं हैं कि वहाँ पहुँचे। मैं खुद जब वहाँ गया तो मुझे टूरिज़्म के अलावा, मुझे वहाँ कोई विकल्प टूरिज़्म के होटल के अलावा कोई बहुत बेहतर ऑप्शन दिखा नहीं। तो इसको पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ताकत से विस्तार देने जा रहे हैं आप। देखिए, जो होम स्टे की परिकल्पना है वो इस प्रकार से है कि जैसे शहर का व्यक्ति है तो वो गांव की संस्कृति को जानना चाहता है, वो गाँवों के लोगों के बीच रहना चाहता है। विदेशी पर्यटक भी आते हैं, वो भारत की संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं। तो ये होम स्टे के माध्यम से सरकार अनुदान देने का काम करती है कि भाई आप अनुदान देते हैं, आप होम स्टे बनाइए। वो होम स्टे जैसे गांव के मकान रहते हैं उसी स्टाइल में वो बनाए जाते हैं। वहाँ चूल्हा रहता है, उसमें चूल्हे की रोटी बनाने का काम, उनको जो पर्यटक आते हैं उनको खिलाने का काम। तो जैसे ये गांव की संस्कृति है, उससे परिचित कराने के लिए होम स्टे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे भाई कोई गया होम स्टे में तो उसको बैलगाड़ी की यात्रा करवा दी, तो वो अपनी वीडियो डालता है, सेल्फी डालता है कि देखो भैया हमने बैलगाड़ी की यात्रा की। कहीं वो बकरी चराने जाते हैं उनके साथ, तो कहीं ना कहीं जो गांव की संस्कृति है, जैसे गांव में भजन मंडलियां हैं उनके साथ बैठ के गायन करना, ये करना, तो कहीं ना कहीं ये जो होम स्टे की परिकल्पना है इसको हम साकार कर रहे हैं। अभी 150 से ज़्यादा होम स्टे अपन ने बनाए हैं किए हैं और आने वाले समय में लक्ष्य सबसे है कि ज़्यादा इसको कहाँ पर हैं 150 में से इसको बड़ा 1000 के लगभग होम करने स्टे की बनाने आपकी का योजना है। जो मुख्य मुख्य पर्यटन स्थल हैं उनके आसपास के आपने गांव को किया। चिन्हित करके खजुराहो के आसपास हो गए, हमारे सिगरामपुर तरफ भी हम बना रहे हैं। तो जो मुख्य अमरकंटक तरफ, मतलब जो मुख्य मुख्य पर्यटन स्थल है जहाँ पर्यटक आते हैं तो उनको होम स्टे का आनंद ले सकें, वो गांव की संस्कृति को जान सकें, वहाँ के व्यंजनों का आनंद ले सकें। तो इसके लिए ये होम बहुत स्टे बढ़िया। की एक परिकल्पना दो सवालों लेके से बनाए। ख़त्म करूंगा मैं। पिछले साल मध्य प्रदेश में 13 लाख पर्यटक आए, अच्छी संख्या है ये। और जैसी बात आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो 10 डेस्टिनेशन हैं एमपी उसमें शामिल है। मुझे लगता है बहुत बड़ा उनका कथन है ये कहना। और आपने कथक, तबला वादन, गीता पाठ और डमरू वादन, इन सब में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड ही बना दिए। और शहडोल में मेरे ख्याल से सरसी आइलैंड भी हाँ शहडोल में है शायद। हाँ जी। और तमाम तीर्थ दर्शन योजना, होम स्टे, ये सब चल ही रहा है आगे। और क्या है, क्योंकि कहा यही जाता है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। टूरिज़्म ऐसा क्षेत्र है कि कितना करते जाइए वो कम है, लेकिन फिर भी आगे आने वाले 25-26 के लिए क्या आप संभावनाएं देख रहे हैं और क्या ताकत से करने जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं और बहुत सारी बातों को लेकर जी हमारा विभाग निरंतर काम कर रहा है। प्राकृतिक दृष्टि से भी हम समृद्ध हैं। वन्य जीवन की बात करें तो यहाँ हर प्रकार के वन्य जीव आपको देखने को मिलेंगे। हम चीता स्टेट हैं, टाइगर स्टेट हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम प्रकार की विविधताएं जो एक टूरिस्ट को आकर्षित करने का काम करती हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नवीन पर्यटन स्थल चिन्हित करके उनका विकास कैसे हो और भी नवीन पर्यटन स्थल कैसे बने, जैसे अभी अपन ने सरसी आइलैंड बनाया। तो ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन को चिन्हित करके अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के माध्यम से जो लोग 100 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश करना चाहते हैं मध्य प्रदेश की धरती में, तो उनके लिए भी हमने 90-30 की जगह पर 90 वर्ष की लीज कर दी है, ताकि निवेश यहाँ आए, लोग यहाँ अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन स्थल बनाएं। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे बन ही रहे हैं। 150 अभी संचालित हो गए हैं। आने वाले समय में 1000 होम स्टे बनाने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं, जो आपको आने में देखने को मिलेगा। पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम हम उठा रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में पर्यटन, देखो सब आज हम बात करते हैं कि रोजगार की आवश्यकता है, तो पर्यटन के क्षेत्र में जो रोजगार हम दे सकते हैं वो सबसे ज़्यादा संभावनाएं पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं हैं। तो रोजगार भी लोगों को कैसे मिले, इसके लिए जितने ज़्यादा होटल्स खुलेंगे, जितने ज़्यादा डेस्टिनेशन हम डेवलप करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके बारे में भी हम चिंता कर रहे हैं। राम वनगमन पथ श्री कृष्ण पाथे पर काम शुरू हो ही गया है, तो वो भी होगा। 20 जो ये सांस्कृतिक और धार्मिक लोग बन रहे हैं, जिसमें से 12-13 बन के तैयार हो गए, जो रह गए हैं आने वाले समय में वो भी तैयार हो जाएंगे। तो कुल मिला के सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक चेतना, पर्यटन की दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग निरंतर चिंता कर रहे हैं। निरंतर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम योजनाएं बना रहे हैं। तो ऐसी एक नहीं, कई प्रकार की योजनाएं अंदर पर्दे के पीछे चल रही हैं, जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। इसके लिए हम सब लोग निरंतर प्रयासरत हैं। बहुत शुभकामनाएं धर्मेंद्र जी इसके लिए कि आप
जिस संकल्पना और जिस ब्लूप्रिंट को प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उस पर आगे बढ़ें। ये थे मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।